बहनोई रोज मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने घर बुला लेता। बहन मना करती मगर बहनोई 20 लाख देता था, इसलिए बहन की एक ना सुनती और दूध पिलाकर पैसे वसूल करती और फिर घर आ जाती। लेकिन एक रात बहनोई खुद मेरे घर आ गया। रात का वक्त था, मना भी न कर पाई। मेरे होश उड़ गए उस रात। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मेरे बहनोई ने बात ही हमारे सामने ऐसी रखी थी। मेरा पति कहने लगा कि मुझे तो इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इससे पूछ लो। इसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं तो नजर ही नहीं उठा पा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इसे माँ से दूध पिलवाने की जरूरत है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा बीमार रहती है, वो इसे दूध नहीं पिला सकती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति का काम नहीं है। मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। कहो तो अमन को एक अच्छी रकम दे देता हूँ जिससे अपना कारोबार शुरू कर ले, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बहनोई अपने दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट के रोने लगेगा। वो मेरी मिन्नत कर रहा था। अपने भांजे की हालत तो मैं भी देख कर आई थी। अस्पताल में वो बहुत कमजोर हो चुका था। दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मेरी बहन भी इसके पास बैठी परेशान थी। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ये बात मेरी बहनोई ने क्यों नहीं कही। ये बात तो मुझसे मेरी बहन को कहनी चाहिए थी, और अगर वो कहती तब मैं भी इनकार न करती। ये बात भी सच है कि अमन के हालात वाकई ठीक न थे। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने सिर्फ जिंदगी की जरूरत ही पूरी होते देखी थी। ख्वाहिशें क्या होती है मैं नहीं जानती थी। इस वक्त तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा तंदुरुस्त ना थी। इत्तेफाक से मेरी बहन का बेटा और मेरी बेटी एक ही दिन पैदा हुई थी। मेरा भांजा मेरी बेटी से बस चंद घंटे ही बड़ा था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और मेरा भांजा ऑपरेशन से हुआ था और वह कमजोर था। कुछ दिन बाद घर पर मेरे बहनों इसे ले आए थे, लेकिन मेरी बहन की अपनी हालत ठीक ना थी, इसलिए डब्बे का दूध बच्चे को शुरू करवा दिया, जो कि इसके पेट में ऐसा चुभता था कि इसको डायरिया हो गया। अभी यह हाल था कि इसके पेट में कोई भी चीज टिक नहीं रही थी। वो जो भी खाता उसे उल्टी हो जाती। इसलिए डॉक्टर ने सब कह दिया था कि अगर माँ का दूध इसे ना मिला तो ये मर भी सकता है। ये खबर भी मुझे अपने बहनोई के मुंह से ही सुनने को मिली थी। बहरहाल मैंने अमन की तरफ देखा तो उसने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने भी बहनोई के सामने हामी भर ली। वो खुश हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा घर बेचा और अपने घर के बराबर वाला घर खरीद कर हमें दिया था कि बच्चे को खिलाने पिलाने में परेशानी ना हो सके। यहाँ तक कि अमन का घर बहुत महंगा ना था, लेकिन ऊपर की सारी रकम मेरे बहनोई ने भरी थी। मैं अपनी बहन के पड़ोस में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि ये देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन जब मैं अपने भांजे को दूध पिलाने के लिए अपनी बहन के घर गई तो इसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। मुझे देखकर इसने अपना मुंह फेरा और फिर अपनी बेटी को मेरी गोद में डालकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। मैंने अपनी बहन के बेटे को प्यार किया और मैंने अपने जरिए से दूध पिलाया था, और फिर वो मेरी बहन की औलाद थी, मुझे क्यों ना उस पर प्यार आता। बहरहाल जब वो पेट भर के दूध पी चुका था फौरन से सो गया, वरना बहन की गोद में रोई जा रहा था। मैंने उसे बिस्तर पर लेटाया और बाहर आ गई। मेरी बहन इस वक्त लॉन में चक्कर काट रही थी। अजीब बेचैनी सी उस पर सवार थी, लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो किचन में चली गई। मुझे ये सब जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझसे कतराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं वजह नहीं समझ पाई थी। मैं बहन के पीछे किचन में ही चली गई। मैंने देखा तो फ्रिज में से सब्जी निकाल रही थी, शायद खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा, दीदी आपको क्या हुआ है? कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे खाना बनाना है, मैं बहुत बिजी हूँ और जाहिर है तुम्हें भी अपने घर में बहुत से काम होंगे। तुम्हारा ये एहसान ही बहुत है कि तुम मेरे बेटे को खाने पिलाने के लिए आ जाती हो। वह तो यूं कह रही थी कि जैसे कि मैं उनके घर से जाने वाली हूँ। उनका रूखा सा रवैया देखकर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो मेरा भांजा है, मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे कि मेरी बेटी। लेकिन जब दीदी ने मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुझसे ना ही कोई बात की, बस अपने कामों में बिजी रही, तो मैं उठकर वापस आ गई। उस वक्त मेरी बेटी अमन की गोद में थी और रो रही थी। शायद उसे भी बहुत भूख लगी थी। अमन मुझे घूर घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि सबसे पहले अपनी औलाद को खिला पिला कर जाया करो, ये ना हो कि तुम भांजे के चक्कर में मेरी बेटी पर ध्यान कम कर दो। मैंने कहा, अमन क्या हो गया है आपको? मैंने आपसे इजाजत के बगैर तो वहां जाने को नहीं कहा था, और फिर आप जानते हैं ना, समीर भाई ने एक छोटे से इलाके का पुराना सा घर बेचकर हमें अच्छे इलाके का बड़ा घर लेकर दिया है।
लाखों लगा दिए हैं उन्होंने हमारे घर पर। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर अमन का रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहने लगा, हाँ अब तुम मुझ पर यही एहसान जताती रहना कि तुम्हारा बहनोई हम पर क्या क्या एहसान कर चुका है। हालांकि मेरे बहनोई ने 20 लाख की रकम मेरे पति अमन को दे दी थी ताकि वह एक कारोबार शुरू कर सके। अमन कहने लगा, इसने हम पर कोई एहसान नहीं किया, समझी ना। 2 साल बाद तुम्हारी बहन के यहाँ औलाद हुई है और जानती हो ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि दोबारा तुम्हारी बहन माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा बहनोई जो कुछ कर रहा है अपने बेटे के लिए कर रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इसका कोई भी एहसान हमारे सर पर नहीं है। हाँ ये है कि तुम इसके बेटे पर एहसान कर रही हो। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत हुई थी। मैंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब भी मैं अपने भांजे के पास जाती मेरी बहन का मूड बहुत खराब हो जाता। बल्कि मेरे बहनोई मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रात को जब भी वो अपने घर आते तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक देते। दरवाजा अमन खोलते, फिर अमन को वे फलों का शॉपर थमा देते और कहते कि पायल से कहना कि सारे फल आज ही खाए और बहुत सारा दूध मक्खन मलाई देकर जाते। ये सब देखकर अमन का तो गुस्से से बुरा हाल होने लगता था। वह फलों के शॉपर मेरे पास फेंक कर चले जाते जैसे कि न जाने क्या हुआ हो। कहने लगे, ये तुम ही खाना, क्योंकि तुम्हारा बहनोई खास तुम्हारा नाम लेकर देके गया है। ये सारे फल पायल खाए। मैंने कहा, अमन आपको क्या हो गया है? समीर भाई ने यूं ही कह दिया होगा, आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। मैं अपनी बेटी को गोद में पकड़े बहला रही थी क्योंकि वह रोए जा रही थी। इस 2 दिन से बुखार था और वह किसी के पास भी चुप नहीं हो रही थी। किसी वक्त मुझे अपनी बहन का फोन आ गया कि जैन जाग गया है और इसे भूख लगी है। हालांकि मैं अपनी बेटी को दूध पिला चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रोई जा रही थी। मैंने अमन से कहा कि बस आधा घंटा आप इसे संभाल लें तो मैं जैन को जाकर कुछ पिला दूं। उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे यूं पकड़ा जैसे छीना हो। कहने लगे, हाँ हाँ जाओ, तुम जाकर गुलामी करो अपने बहनोई के बच्चे की। ये मेरी बेटी है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अमन को हुआ क्या है, वो क्यों मुझसे इस तरह का रवैया कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मुझे जैन की भी फिक्र थी। बड़ी मुश्किल से इसकी सेहत कुछ बेहतर होने लगी थी। मैं फौरन से अपनी बहन के घर से चली गई तो मेरी बहन इसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखकर ये जैन को मेरी गोद में डालकर कमरे से जाने लगी। मैंने कहा, दीदी आपको हुआ क्या है? आप क्यों मेरे साथ इस तरह से रूखा सा रवैया रखती है? कहने लगी, तुम बस जो एहसान हम पर कर रही हो ना, बस वही क्या करो। मेरा पति तुम्हें सिर्फ एक दूध पिलाने के जितने लाखों रुपए दे रहा है ना, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों हाथों से मेरे पति को लूट रही हो। ये सुना था कि मेरा दिमाग चकरा के रह गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा घर दूर था, इसलिए समीर भाई ने अपनी मर्जी से ही मुझे यहाँ घर लेकर दिया है। कहने लगी, और तुम्हारे पति को जो 20 लाख दिए हैं, देख रही हूँ जितनी मेहरबानियाँ वो तुम पर कर रहे हैं, बीवी की हैसियत से मुझ पर तो नहीं करते। अपनी बहन की बात सुनकर मैं तो उसे हैरत से देखने लगी। वो कैसी बात कर रही थी। मैंने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं? कहने लगी, मैं वो दिन भूली नहीं हूँ जब समीर ने मुझे छोड़कर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था और कितना मजबूर किया था। वो तो जब माँ ने साफ कह दिया कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी वो पायल की शादी नहीं करेगी, और जो रिश्ता बड़ी के लिए आया है तो बड़ी बेटी को छोड़कर हम छोटी से शादी वहाँ कभी नहीं करेंगे, तब जाकर समीर ने मेरे लिए हामी भरी थी। ये बात सुनकर तो मैं अपनी दीदी की शक्ल ही देखती रह गई। वो पिछली 5-6 साल पुरानी बात का ही सोच रही थी। ना तो मैंने कभी समीर भाई को इस नज़र से देखा था और ना ही शादी के बाद भी उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात की थी, क्योंकि मेरी बहन सोच रही थी शायद पहले उन्हें ऐसी कोई ख्वाहिश होगी, लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। और मेरी शादी तो अभी 2 साल पहले ही अमन से हुई थी। जब समीर भाई ने रिश्ता मांगा था मैं थी भी छोटी, 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे बाबा तो कभी भी मेरी शादी ना करते, बस इस वक्त हो जाने वाली बात को मेरी दीदी ने किसी दूसरे ही अंदाज में ले लिया था। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में बैठा शक का कीड़ा मैं कभी भी निकाल नहीं सकती थी। मैं तो अमन के रवैये से भी परेशान थी। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि जैसा मेरी बहन सोच रही थी ऐसा ही कुछ रवैया मुझे अमन का भी नजर आ रहा था। मैंने बहनोई से कहा कि अमन का काम अच्छा चल रहा है, लिहाजा आपको मुझे फल और मक्खन लाने की जरूरत नहीं है, और अमन बहुत अच्छा है, वो सब मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। मेरी बात सुनकर मेरे बहनोई मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगे, कुछ हुआ है क्या? कहीं परी ने तो तुमसे उल्टा सीधा कुछ कह तो नहीं दिया? शायद मेरी दीदी ने जो बातें मुझसे कही थी वो समीर भाई से भी कहती थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया। मैं इस वक्त दीदी की बातों से बेहद परेशान थी, इसलिए रोने लगी।
मेरे बहनोई वापस चले गए। मुझे लगा कि बस कहीं मेरी वजह से बहन और बहनोई के रिश्ते में दरार ही ना पड़ जाए। 8 महीने होने वाले थे मुझे अपने भांजे को संभालते हुए और वो काफी सेहतमंद हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बहनोई को मना कर देती हूँ और उनसे ये भी कह देती हूँ कि जो पैसे वो हमें दे चुके हैं हम आहिस्ता आहिस्ता वो भी वापस दे देंगे, ताकि दीदी को ये ना लगे कि मैं आपके एहसानों तले ऐश कर रही हूँ। बहरहाल मैंने अमन से भी कह दिया कि जो पैसे भी समीर भाई ने दिए हैं मुझे वो अपने पास नहीं रखने। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाएगा हम पैसे को जमा करेंगे और समीर भाई को वापस लौटा देंगे। ये बात सुनकर अमन मेरी तरफ गौर से देखने लगे। कहने लगे, ये बात अब तुम्हारे दिमाग पर किसने डाल दी है? मैंने कहा, आपका रवैये ने। मुझे लगता है जैसे आप मुझ पर शक करने लगे हैं और मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। बस साल 6 महीने की और बात है कि मेरा भांजा जब खाना खाने लगेगा तो उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं चाहती हूँ कि उस वक्त तक हम घर की कीमत भी समीर भाई को दे दे और ये घर बेचकर आप मुझे जहाँ चाहे ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर कहने लगे कि तुम शायद ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने कहा, नहीं, आपके शक ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है और मैं वही करूंगी जो मैंने सोच लिया है। अमन शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा हुए थे। 8 महीने का वक्त भी गुजर गया। अब मेरा भांजा जैन घर की हल्की फुल्की चीज खाने लगा था, लेकिन इसको मुझसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। शायद जाहिर सी बात थी, वो मेरे वजूद का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब था। और अब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब आप जैन को ऊपर की चीजें खिला पिला सकती है। दीदी तो अब जैन को मेरे पास भी भटकने नहीं देती थी। न जाने उन्हें किस बात का डर था। बहरहाल मैंने वो घर बेचा और एक दूर दराज के इलाके में घर ले लिया। अमन ने भी पैसे जमा करके समीर भाई के सारे पैसे उतार दिए। हमारे हालात अब काफी बेहतर हो गए थे। अब मैं दीदी के घर बहुत कम जाती थी, लेकिन जैन जैसे ही 15-16 बरस का हुआ खुद ही मुझसे मिलने आ जाता था। वह और मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ते थे और ये एक इत्तेफाक था, इसलिए मेरी बेटी से कुछ न कुछ पूछने के लिए वो हमारे घर आने लगा। मैं बचपन में ही इसके साथ रह चुकी थी, इसलिए जब वो घर आता तो मेरी मोहब्बत इसके लिए और ज्यादा सी होने लगती। इससे दीदी के बारे में पूछती तो कहता, माँ का रवैया तो ऐसा है, जब भी कहता हूँ कि आपके घर जाना है तो साफ मना कर देती हैं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ है, जो कहती है ठीक ही कहती है। मेरी बेटी भी मेरी इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे हाथ से खाना खाती, इसलिए जैन भी साथ बैठ जाता। कहता, मौसी मुझे भी अपने हाथ से खिलाए। माँ ने तो आज तक कभी मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। कहता भी हूँ तो कहती है कि तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो। वक्त गुजरने लगा। मेरे सर पर तोहफत उस वक्त टूटी जब मेरी बहन ने रोते हुए मुझे फोन किया और कहने लगी, जैन और मेरी बेटी शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगी कि तुमने अपनी बेटी को भी मेरा ही घर दिखाया है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा बर्बाद रही है। समीर ने कभी मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ, और तुम्हारी बेटी ने वो तमाशा लगाया है कि हमारे घर में तो तूफान उठ गया है। मैंने कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? जैन की शादी किसी कीमत पर भी मेरी बेटी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका भाई है। मैंने जैन को अपना दूध पिलाया है। बहन कहने लगी, ये बात तो तुम्हें अपनी बेटी को समझानी चाहिए थी, जिसने न जाने कौन से डोरे डाले हैं मेरे बेटे पर। मैंने कहा, मेरी बेटी इस बात से वाकिफ है, वो जानती है। मैंने कहा, शायद आपने ही जैन को ये बात नहीं बताई, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं कहता। दीदी कहने लगी, वो मेरी सुनता कब है? मैंने दीदी का फोन काट दिया तो मेरे बहनोई की कॉल आने लगी। वो भी मुझे कह रहे थे कि जैन ने तुम्हारी बेटी से शादी करने की जिद पकड़ ली है, वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैंने इसे कहा है कि वो तुम्हारी बहन है, तो कहता है कि आप लोग मेरी शादी उससे ना कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मुझसे कहने लगे कि जैन आज तुम्हारे घर आएगा, तुम ही उसे समझाओ। शाम को जैन घर पर आया तो आंखें सूजी हुई थी। कहने लगा, मौसी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ना करने की बहुत सारे बहाने ढूंढ रखे हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जो कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कहा है वो सच है। तुम समरा के भाई हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा भी इज्जत है तो समझो कि मैं सच कह रही हूँ, और समरा इस बात को जानती है। कहने लगा कि मेरी कभी इससे इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। ये कहकर वो चला गया। मुझे मालूम हुआ कि वो पढ़ने बाहर मुल्क चला गया है। अब वही नौकरी के साथ साथ सेटल हो चुका था। और एक रात मेरी बहन और बहनोई मेरे घर पर आए और मुझसे मेरी बहन माफ़ी मांगने लगी और वो मेरे पैरों में गिर गई। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया किया है। मैं शक में अंधी हो चुकी थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को समझाया और उसने तुम्हारी बात मान भी ली। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। और फिर हम सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।